हेलो दोस्तों। तो आज से एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रारंभिक विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग 100 से प्लस क्वेश्चन करेंगे जो वन लाइनर होगा, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है सभी एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटते, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, यदि काटेगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो असंभव है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखा के अनुदिश वैद्युत विभव बढ़ता है अथवा घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ऊंचे विभव की ओर गति करेगा अथवा नीचे विभव की ओर प्रोटॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऊंचे विभव की ओर तथा प्रोटॉन जो होता है नीचे विभव की ओर गति करेगा। इसके बाद में अगला है, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उसके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बल 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिक प्रबल है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल अथवा उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। इसके बाद में अगला है क्वेश्चन कि कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, कण का पथ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परवलयाकार। इसके बाद में अगला है कि 2 कूलम धन आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके ठीक मध्य में परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध है, मतलब संबंध बताना है। तो फाई ई बराबर ये हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय का गणितीय सूत्र है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय का गणितीय सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए इलेक्ट्रॉन एम्पियर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या के ठोस गोले को अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि आवेश सदैव चालक की बाहरी पृष्ठ पर होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश किसी खोखले पृथक्कृत चालक को किस प्रकार स्थानांतरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवेशित चालक को खोखले पृथक्कृत चालक के भीतर रहकर दोनों चालक को संबंधित करने पर संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बिंदु आवेश तथा रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ कैसा परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैसा परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे बिंदु आवेश तथा रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ कैसा परिवर्तित होता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का विमीय सूत्र है। तो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो यहाँ पे यानी विमा पूछ रहा है वैद्युत विभव का। तो इसका वैद्युत विभव का विमा हो जाएगा MM/L2T-3 A⁻⁻1, यानी ये इसका बीमा हो जाएगा वैद्युत विभव का, ये इसका बीमा हो जाएगा। इसके बाद में आगे बोल रहा है कि किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने पर उसके विभव हो जाता है, तो इसका विभव हो जाएगा 0। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बंद पथ की सीमा के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विभव
प्रवणता का बीमा होता है, यानी विभव प्रवणता का बीमा पूछ रहा है। तो विभव प्रवणता का बीमा हो जाएगा MLT-3 A⁻⁻1। ये हो जाएगा प्रणव विभव प्रवणता का बीमा। इसके बाद में अगला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंकिक मान जूल में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंकिक मान जूल में होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि दो समविष्ट पृष्ठ आपस में कट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नहीं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि किसी समविभवी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 500 म्यू कूलम्ब आवेश की गति करने में कितना कार्य किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में कूलम्ब बल के विरुद्ध चलाया जाता है, कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश को चलाने वाले के द्वारा। इसके बाद में अगला है धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि समरूप धातु के गोले को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिया गया है तो धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित से कम होगा। इसके बाद में अगला है कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यानी एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्वात की विद्युतशीलता E0 का SI मात्रक क्या है। तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यानी कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक। इसके बाद में अगला है कि कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल घटेगा। इसके बाद में अगला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसके बाद में अगला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, यानी वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है तो जूल प्रति कूलम्ब ये विद्युत क्षेत्र की मात्रक नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, यानी एक वैद्युत क्षेत्र जो है से क्या विक्षेपित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा कि न्यूट्रॉन को विक्षेपित कर सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, बलों के परिमाण के बराबर होंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव का अपूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है ऋण से धन की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसके बाद में अगला है कि दो चालक समान रूप तथा आकार के हैं परंतु उनमें एक तांबे का तथा दूसरे एल्युमिनियम जो कम चालक का है, दोनों को समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो एल्युमिनियम में प्रेरित आवेश का परिमाण होगा तो तांबे के समान ही होगा, यानी तांबे के जो एल्युमिनियम का है कम चालक का वो तांबे के समान ही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय रूप से उदासीन एक चालक गोले पर विचार करें। एक धनात्मक बिंदु आवेश गोले के बाहर रखा जाता है तब गोले पर कुल आवेश होगा 0। इसके बाद में अगला है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर +Q पॉजिटिव आवेश रखा जाता है तो त्रिभुज के केंद्रक पर वैद्युत तीव्रता होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद में अगला है कि R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1। इसके बाद में अगला है कि आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है किसी आंतरिक बिंदु पर। इसके बाद में अगला है कि एक आवेशित गोलीय चालक के वैद्युत क्षेत्र गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के कम होता है। इसमें कुछ
मिसिंग लग रहा है। इसके बाद में अगला देख लेते हैं, यदि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य है तब पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य है। इसके बाद में अगला है कि यदि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य है तब क्या होगा, पृष्ठ से प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के बराबर। इसके बाद में अगला है कि किसी बिंदु आवेश पर यदि वैद्युतीय बल रेखाएं आकर मिलती है तो इस बिंदु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी, तो ऋणात्मक। इसके बाद में अगला है क्वेश्चन कि निर्वात की विद्युतशीलता ई नॉट तथा किसी परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता ई में क्या संबंध है, तो ई बराबर ई नॉट के हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि क्या कूलॉम का नियम परमाणुीय तथा नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि क्या वह वैद्युत बल जो एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर आरोपित करता है बदल जाएगा यदि इसके समीप अन्य आवेशों को लाया जाए, तो नहीं बदलेगा। इसके बाद में अगला है कि वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसके बाद में अगला है कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित धातु की छड़ रखने पर प्रथम छड़ के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विभव घट जाएगा। इसके बाद में अगला है कि यदि आवेशित समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को परस्पर निकट लाया जाए तो उनके विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विभवांतर बढ़ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहली प्लेट की विभव को कम करना। इसके बाद में अगला है कि क्या आप एक फैराड धारिता के समानांतर प्लेट संधारित्र तथा एक फैराड धारिता के गोले की अलमारी में रख सकते हैं, तो हाँ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, तो शून्य। इसके बाद में अगला है कि एक आवेशित संधारित्र एवं वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है, तो सेल से ली गई धारा नियत होती है। इसके बाद में अगला है कि एक चालक पर कोई आवेश नहीं है, इसकी धारिता क्या है, तो शून्य। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव क्यों नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन था कि किसी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव क्यों नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा चालक है जिसे असीमित आवेशित किया जा सके, तो वह है पृथ्वी। इसके बाद में अगला है कि पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि परावैद्युत पदार्थ हैं, यानी परावैद्युत पदार्थ का उदाहरण है मोम, कांच, अब्रक। इसके बाद में अगला है कि जर्मेनियम, अब्रक तथा कार्बन में कौन सा परावैद्युत है, तो अब्रक जो है सब परावैद्युत है। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछे गए सभी एग्जाम में क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संधारित्र में प्रयुक्त होने वाला परावैद्युत पदार्थ हैं कागज, मोम और अब्रक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो संधारित्र की धारिता को प्लेटों को क्षेत्रफल बढ़ाकर या उनके बीच की दूरी घटाकर। इसके बाद में अगला है कि संधारित्र की प्लेट के बीच परावैद्युत भरने पर धारिता क्यों बढ़ जाती है, तो आंसर हो जाएगा आवेशित प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के अणु ध्रुवित हो जाते हैं। इसके बाद में अगला है कि यदि परावैद्युत माध्यम कोई ठोस पदार्थ है तो धारिता बढ़ाने के अतिरिक्त उसका और कौन लाभ है, तो संधारित्र की प्लेटों को एक दूसरे के अत्यंत समीप परंतु बिना परस्पर स्पर्श किए रखने में सहायता मिलती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आवेशित संधारित्र की प्लेट को एकाएक तार के द्वारा एक दूसरे से संबंधित कर दे तो क्या संधारित्र तुरंत निवेशित हो जाएगा,
क्या होगा मतलब, तो संधारित्र तुरंत निवेशित हो जाएगा। इसके बाद में अगला है कि संधारित्र में परावैद्युत के रूप में धातुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? प्लेटों के बीच पूरे स्थान में धातु रखने पर प्लेट लघुपथित होकर निरावेशित हो जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र के संयोग से अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त करेंगे, तो तीनों को समानांतर क्रम में जोड़कर। अगला है कि 3 संधारित्रों को संयोग से न्यूनतम धारिता किस प्रकार प्राप्त होगी, तो श्रेणी क्रम में जोड़कर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके विभव समान हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक अनावेशित पृथक्कृत चालक ए एक आवेशित पृथक्कृत चालक बी के समीप लाया जाता है तो इससे आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव घट जाता है। इसके बाद में अगला है कि क्या आवेशित चालक की ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है, तो नहीं। इसके बाद में अगला है कि क्या समानांतर प्लेट वायु संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा है। प्लेट के बीच पूरे स्थान पर एक परावैद्युत से भर दिया जाता है, परिणाम बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आवेश तथा धारिता दोनों बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अगला है कि विद्युत तथा विद्युत धारा का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम किसका अध्ययन करना होगा, तो परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद में अगला है कि विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में अगला है कि किसका कोई निश्चित भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे कहते हैं पदार्थ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से बना होता है, उन कणों को क्या कहते हैं, तो उन कणों को कहते हैं अणु। इसके बाद में अगला बोल रहा है क्वेश्चन है हमारा कि पदार्थ के प्रत्येक अणु अपने छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को कहते हैं परमाणु। इसके बाद में अगला है कि कार्बन नामक तत्व से बने यौगिक की संख्या लगभग कितनी है, तो 10,000 से अधिक। इसके बाद में अगला है क्वेश्चन कि मिश्रण के अवयवों को किन विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो भौतिक विधियों के द्वारा। इसके बाद में अगला है कि यौगिक के अवयवों को किन विधियों के द्वारा पृथक यानी अलग किया जा सकता है, तो रासायनिक विधियों के द्वारा। इसके बाद में अगला है क्वेश्चन कि परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना है, तो परमाणु जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय सघन भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नाभिक। इसके बाद में अगला है कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार के कक्षाओं में कौन परिक्रमा करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में अगला है कि नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं का आकार कैसा होता है, तो दीर्घ वृत्तीय। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि नाभिक में अवस्थित कौन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन किस प्रकार के बल द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं, तो अंतरा आणविक बल। इसके बाद में अगला है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर किस प्रकार का स्थान होता है, तो रिक्त स्थान होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो जाने पर किसका निर्माण प्रारंभ हो सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो जाने के बाद में नई कक्षा का निर्माण होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या कहलाती है परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या। इसके बाद में अगला है कि किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में अवस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, तो आयन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है उसे कहते हैं धनायन, उसको कहते हैं धनायन। इसके बाद में अगला है कि परमाणुओं अथवा परमाणु समूह के आयन बनने की प्रक्रिया कहलाती है आयनीकरण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है, यानी किसी तत्व के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। इसके बाद में अगला है कि विद्युत धारा का प्रतीक एवं मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का प्रतीक एवं मात्रक हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा ए से इसको डिनोट करते हैं और मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो
यहाँ पे इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि और इसके आगे है क्वेश्चन या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का ये सेशन जो है से समाप्त होता है। यहाँ पे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। तो सेशन कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में अगले दिन। तो तब तक के लिए धन्यवाद।